नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश। स्वागत करता हूं ईटीएस। प्यारे बच्चों, ईटीएस मतलब एंजॉय द सब्जेक्ट। यानी कि आप क्लास 6 से लेकर के 12th तक जो आपकी बुक्स हैं, उनके सभी सब्जेक्ट ईटीएस कवर कराने वाला है। हमारी टीम, हमारे टीचर्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास 6 से लेकर के 12th तक आपको हर एक सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे और जिसमें आपको बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो साथियों, बच्चों, मैं पॉलिटी आपको पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटी हमारा जो डिस्कशन होगा वो क्लास 6 से लेकर के 12th तक होगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, आपको स्टार्टिंग में क्लास 9th का आपको पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर बेसिस पे ओवरव्यू देने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का जो कहीं ना कहीं सिलेबस है, बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। सिंपल है बट एडवांस लेवल का है। तो मैं सबसे पहले आपको इसके कंटेंट एक सिस्टमैटिक वे में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या है 6 to 8 का कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, सबसे पहली जो क्लास होगी सभी चैप्टर्स का एक ओवरव्यू पर होने वाली है। कि मैं आपको क्लास 9th की सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स का एक ओवरव्यू दूंगा जो कि बाइलिंगुअल होगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी और हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। जो सभी चैप्टर्स हैं क्लास 9th के सिविक्स के, पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट चैप्टर्स का एक ओवरव्यू देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले मैं अपना एक चैनल के बारे में बता देता हूँ। हमारा चैनल ईटीएस नाम से है, जिसका मीनिंग होता है एंजॉय द सब्जेक्ट। हम आपको सब्जेक्ट में इतना माहिर बनाने वाले हैं बच्चों कि आप क्या करोगे, उस सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे, उससे प्यार करने लग जाओगे, उससे इतना जुड़ाव महसूस करोगे कि आप लेट्स फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, ये सिचुएशन आपके साथ बनेगी। तो ये हमारा मिशन और विजन होने वाला है। फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। देखो, हमारा जो ईटीएस है, ईटीएस में मैं जो हाल फिलहाल में, यानी कि दिनेश, मेरा नाम दिनेश है, जो आपको हाल फिलहाल में पॉलिटी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि फन के बेसिस पे, फ्रेंडशिप बेसिस पे और एंजॉय बेसिस पे, एंजॉयमेंट के बेसिस पे आपकी क्लास होने वाली है। देखो, ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। एनसीईआरटी ने खुद लिखा है टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, टीचर के लिए, कि बच्चों को ज्यादातर ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। लेकिन लेकिन सबसे पहला उद्देश्य मेरा फन होने वाला है। दूसरा क्या है, आप जो बच्चे हैं उनको मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। वो कैसे? हमारा क्या होगा, हमारा कुछ टाइम बाद सभी बच्चों के लिए एक क्लास बेसिस पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें बच्चे ऐड होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे, फन के साथ, फ्रेंडशिप के साथ, आपस में फ्रेंडशिप करेंगे, टीचर्स के साथ फ्रेंडशिप करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव बेसिस पे अपनी लर्निंग्स को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट है एंजॉयमेंट। इससे उनका एंजॉयमेंट बढ़ेगा। उसी में हम उनको प्रैक्टिस कराएंगे, उसी में उनका रिवीजन कराएंगे, उसी में उनकी टेस्ट वगैरह लेंगे। तो ये हम डिस्कशन आगे करेंगे। आगे क्लास में ये धीरे धीरे प्रोसीड होगा। देखो, न्यू क्लास न्यू स्टार्ट, ये क्या है? ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है, वो मैं देने वाला हूँ, क्योंकि आप अभी 9th क्लास से आए हो, सॉरी 8th क्लास से आए हो, अभी 9th क्लास में आपने एडमिशन लिया है। अब 9th क्लास का आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की स्थिति में हो, तभी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो। तो देखो, क्या है, पॉलिटिकल साइंस जो विषय है या सब्जेक्ट है, जो ये थोड़ा सा क्या है, करंट बेसिस पे आप अगर पढ़ोगे इसको, इसको थोड़ा सा आप रिलेट करोगे, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करोगे ना, तो बहुत इजी और बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। अगर न्यूज में कुछ हो रहा है, गतिविधि या कोई एक्टिविटी हो रही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या हमारे कोई भी बड़े पॉलिटिशियन कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर हमारे देश के कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कुछ भी आ, अच्छा सा काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे देश का कोर्ट, यानी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके फंक्शनिंग, उसके काम काज को हम कैसे समझेंगे। बिल्कुल डायनेमिक फॉर्म में, करंट न्यूज में चल रहा है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो, तो उसको कनेक्ट करते हुए हम पढ़ेंगे। तो ये न्यू स्टार्ट इसलिए है क्योंकि आपको कनेक्ट करना है चीजों को बहुत अच्छे से। आपको ये पॉलिटिकल साइंस याद होने वाली है, समझ में आने वाली है। ठीक है, अगली स्लाइड को देखते हैं। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है डेली रूटीन। क्या है डेली रूटीन? देखो, मेरे साथ आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत ही फन वे में, एंजॉयमेंट के बेसिस पे पढ़ना है, तो आपको डेली रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को।
आप डेली रूटीन में जैसे खेलते हो, खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के फॉर्म में मत रखना, उसको थोड़ा-सा एक्टिविटी के फॉर्म में अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना। जैसे कि अगर आज आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो आप न्यूज़पेपर ही पढ़ लो, पॉलिटिक्स जो भी हाल-फिलहाल में हो रही है, तो वो भी आपके लिए कहीं न कहीं लर्निंग का काम करेगा। एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आपको एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमारा मिशन क्या है? एन्जॉय द सब्जेक्ट। आपको एन्जॉयमेंट के फॉर्म में ले जाना है, एन्जॉयमेंट कर की कैटेगरी में ले जाना है कि आप उस सब्जेक्ट को एन्जॉय के फॉर्म में ले पाओ। एन्जॉय के रूप में उसको समझ पाओ, ठीक है? लर्निंग्स कर पाओ उसपे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। लेट्स बिगिन द जर्नी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी क्लास 9th की पॉलिटी की बुक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों? क्योंकि 9th में पार्ट 1 है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट 2 है, ठीक है? और ये देखो, इसका टेक्स्ट बुक का नाम जो है ना, एक प्रकार से क्या है, टेक्स्ट बुक का नाम पॉलिटिकल साइंस है। अब इसको सिविक्स नहीं कहा जाता, अब इसको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है? हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे लोकतांत्रिक राजनीति। ये आपकी सोशल स्टडीज का एक पार्ट है। आप जैसे कि इसमें ज्योग्राफी भी होगा 9th में, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है? तो उसमें ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक हिस्सा है उसका। अब इसमें ये हमारा मेन आज का डिस्कशन ये होने वाला है कि 9th क्लास की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक में कंटेंट क्या-क्या है सर, बताइए? उसका ओवरव्यू दीजिए। तो फटाफट स्टार्ट करते। देखो, कंटेंट बहुत छोटा-सा है, 5 चैप्टर है गिनती के। गिनती के कितने चैप्टर्स है? 5 चैप्टर्स है। जैसे कि पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, दूसरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तीसरा चैप्टर है इंटेलेक्टुअल पॉलिटिक्स, और चौथा चैप्टर है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और पांचवें चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा। अभी तो मैंने बस नाम नाम बताए हैं, अभी डिटेल में थोड़ा सा अंदर डालते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा ये ओवरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अगर आप चैप्टर्स के अंदर जाओगे तो आपको सबसे पहला चैप्टर मिलेगा व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और व्हाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है? क्यों है लोकतंत्र? अब बच्चों, आप अगर लोकतंत्र वर्ड पढ़ोगे या डेमोक्रेसी वर्ड पढ़ोगे, उसमें नाम से क्लियर हो रहा है, डेमोक्रेसी, लोगों का शासन। ठीक है, इसका मैं बहुत डिटेल में फर्स्ट चैप्टर की अगली क्लास करूंगा ना, तो उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी बस मैं चैप्टर को ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। कोई चैप्टर को अगर आप पहले से समझ जाओ कि इसमें क्या पढ़ेंगे, फिर अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो बहुत ईजी हो जाता है उसको डील करना, उस पूरी बुक को डील करना। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी डेमोक्रेसी की। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? फीचर्स। आप डेमोक्रेसी में क्या-क्या फीचर्स देखते हो? फीचर मतलब विशेषताएँ, कि कौन-सी विशेषताएँ होती हैं, कौन-सी बुराइयाँ होती हैं, तो वो सब आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि इलेक्शंस वगैरह, राइट्स वगैरह, लॉ वगैरह, इक्वालिटी वगैरह से रिलेटेड जो अलग-अलग फीचर्स हैं। फिर डिफरेंसेस डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं। मतलब कुछ देशों में लोकतंत्र है, कुछ देशों में लोकतंत्र नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। भारत में, इंडिया में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है, तो वो थोड़ा-सा अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे फंक्शनिंग अलग तरीके से होती है। और आप नॉर्थ कोरिया, है ना, इधर जाओगे तो आप किम जोंग उन को देखोगे, तो वो तो थोड़ा, है ना, अलग ही है, सनकी टाइप का है, मनमाना है, उसको जो मन में आएगा वो कर देगा। लेकिन इंडिया में क्या है, अमेरिका में क्या है, यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये क्या करते हैं? यहाँ की जनता से पूछते हैं कि देखो आपके लिए क्या जरूरी है। अगर जनता विरोध करती है तो वो चीज उसको हटा भी देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जनता से पूछा जाता है, वो है डेमोक्रेटिक देश। और जहाँ पे जनता से कोई सरोकार नहीं होता, उनका कोई लेना देना नहीं होता, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक है। अब बात आती है वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हमें क्यों डेफिनेशन देने की आवश्यकता पड़ी, हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं इसको, है ना? बिना डिफाइन किए क्या चल सकता है क्या? बिल्कुल, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसका एक कंक्लूजन भी रखेंगे कि कंक्लूसिव फॉर्म में डेमोक्रेसी हमें क्या एक ज्ञान देती है, क्या लर्निंग्स हमें इससे मिलती हैं, और हमारा अल्टीमेटली जो भारत का या पूरे दुनिया का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें डेमोक्रेटिक जो एक वैल्यूज है उसका क्या रोल होता है। बच्चों, ये चीज हमारी पहले चैप्टर में होने वाली है। इसकी क्लास हमारी अगली होने वाली है, अगली क्लास हमारी पहले चैप्टर पे ही होगी। तो आप ट्यून रहिएगा हमारे ईटीएस एकेडमी से, और बहुत शानदार तरीके से इसका एनालिसिस कीजिएगा। अगला चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान की रचना। संविधान की रचना क्या है, उसमें क्या क्या डिजाइन, उसमें क्या क्या उसका फॉर्मेशन हुआ, अल्टीमेटली ये भी है
कि संविधान बना क्यों, उसका डिजाइन हुआ ही क्यों, है ना, क्यों बनाना पड़ा संविधान, ये भी तो बताओ। तो पहला यही होगा हमारा डिस्कशन, संविधान का जो निर्माण हुआ है उसकी विशेषताएं, मतलब निर्माण कैसे हुआ है, फिर उसमें क्या क्या विशेषताएं देखी जाती हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने भारत का संविधान बनाया उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसका क्या रोल रहा, उसमें कौन कौन से हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के माने जाते हैं, और प्रियम्बल का क्या रोल है, ये सब डिस्कशन इसमें होगा। मतलब इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस सेकंड चैप्टर्स में, आप चैप्टर के अंतर्गत आपको बताऊंगा। की वैल्यूज जैसे जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वेलिटी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अगला जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, वो थर्ड चैप्टर है चुनावी राजनीति, जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसमें देखो मैं बताऊंगा आपको चुनाव क्यों, अल्टीमेटली चुनाव क्यों कराने पड़ते हैं, ठीक है। अगर कोई डेमोक्रेटिक देश है तो वहां पे चुनाव होते हैं, ये फंडामेंटल चीज है, ठीक है। अगर कहीं डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी तो वहां पे चुनाव भी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप लिंक कैसे करोगे डेमोक्रेसी को चुनाव को कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इलेक्शन की प्रोसेस क्या है इंडिया में, इलेक्शन यानी भारत में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो भारत में, इंडिया में चुनाव कराता है। जैसे आप चुनाव कराने जाओ, मतलब जो कोई चुनाव करवाने जाता है या जो ऑफिसर होता है तो वो क्या करता है, बोलता है लोगों से कि देखो आप अपने पसंद के लीडर को वोट दो, आप आकर के यहाँ पे पसंद के लीडर को अपना वोट दो। तो ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। तो जो ऑफिसर है या जो इंस्टीट्यूशन है, जो बॉडी है जो चुनाव करवा रही है, उसका क्या रोल यहाँ पे होता है, इलेक्शन कमीशन उसको बोलते हैं। तो क्या रोल होता है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैलेंजेस, चैलेंजेस ये होते हैं कि मनी मसल मिसयूज, चुनाव के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी, सुनी होंगी कि चुनाव में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। पहले बहुत होता था, कहीं ना कहीं जो वोटिंग वोटिंग के जो बूथ होते थे वहां पे कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई दंगे हो गए, कहीं वोटिंग को लूट लिया गया, जो उसमें मत पत्र डाले जाते, जैसे मैंने मान लो किसी को वोट दिया, उस कागज में उस पे थप्पा लगाया और वो डाल दी स्लिप उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। अब कोई उठा के उसको ले जाए, जला दे, तो एक्चुअल में लोगों की वोट का वैल्यू तो यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो वो चीज भी यहाँ पे हम डिस्कस करें, किस तरीके से एक चैलेंज है। कुछ लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे खराब है, कुछ देश जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बुरा है, बुरी स्थिति में है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया में भी पहले था। तो वहां पे कैसे चैलेंज आता है चुनाव के सामने। नीड फॉर रिफॉर्म, सुधार की जरूरत। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी चाहिए तो वहां पे चुनाव होने चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से, और चुनाव को अगर बहुत अच्छा आपको बनाना है तो रिफॉर्म्स की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। आप भी देखो तो आप समय के साथ अपने अपने कपड़े बदलते हो, पुराने कपड़े छोड़ देते हो, नए कपड़े पहनते हो, ठीक है। एज भी बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है बॉडी का, ठीक है। तो समय के साथ हर एक चीज में रिफॉर्म यानी बदलाव होता है। इसीलिए चुनाव में भी अगर बदलाव समय के साथ अगर जरूरत पड़ती है तो बदलाव अगर होता है तो सही रहता है, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट होता है उससे, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि हमारा जो डिस्कशन होगा वो एक इस तरीके से होगा कि मैं बार बार हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद एक कुछ क्वेश्चंस करूंगा, फिर टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करूंगा। दूसरी बात है कि हर एक टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ मैं चार्ट्स बताऊंगा आपको, फोटोज दिखाऊंगा, ग्राफिक्स बताऊंगा आपको। तो इतने सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ोगे जिससे आपकी जो दिमाग है ना वो बिल्कुल खुल जाएगा और बैठ जाएगी वो चीज, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, चैप्टर है जो, सॉरी चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्थाओं का कार्य क्या है। कोई भी देश में अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, भारत में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, तो उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम इस फोर्थ चैप्टर में देखेंगे। जैसे कि लेजिस्लेचर एक इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव एक, जुडिशरी। अब देखो आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, है ना बच्चों। तो इन ये क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं। ये देश में क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज से कोई अगर हेलमेट पहन के नहीं निकला तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना। तो ये लॉ किसने बनाया, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको इतने हजार का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो ये लॉ किसने बनाया, ये देश में लेजिस्लेचर ने बनाया, देश में विधायिका ने बनाया, विधायिका जिसको कहते हैं हिंदी में। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ये बहुत शानदार तरीके से हमारा डिस्कशन होगा। मैं आपको फोटोज के माध्यम से बताऊंगा, मैं आपको कहानी के फॉर्म में बताऊंगा कैसे काम होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रधानमंत्री, बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह आते हैं, और फिर जुडिशरी जिसमें कोर्ट आते हैं बहुत सारे, ये क्या कैसे काम करते हैं। फिर संसद की क्या भूमिका है,
फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट, इनकी क्या भूमिका है, फिर कोर्ट्स की क्या भूमिका है, ये सब डिस्कशन होगा। और लॉ मेकिंग प्रोसेस, भारत में और पूरी दुनिया में कैसे लॉज बनते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में किस तरीके से लॉज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, लॉ मेकिंग का काम होता है। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जब मैं ये सब चीजें पढ़ाऊंगा। 5th चैप्टर क्या होगा, 5th चैप्टर में आप पढ़ोगे डेमोक्रेटिक राइट, लोकतांत्रिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे इसमें, व्हाट आर राइट्स, अधिकार क्या है। उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनकी नींव। देखो, ये इनकी नींव कैसे पड़ी हमारे संविधान में, ये कैसे भारत में आ गए। ऐसा नहीं है कि बस पहले से ही थे, आदि मानव काल से ही थे, कुछ ना कुछ तरीके फॉलो किए गए, कुछ ना कुछ देशों से हमने सीखा है, तो वो कैसे हमारे देश में पनपा और आज भी उसमें बदलाव हो रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी, और लास्ट में रोल ऑफ जुडिशरी, किस तरीके से जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट को क्या है, सिक्योर करती है। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक ये बोलूंगा बच्चों, कि कभी भी पढ़ो ना, तो और खास तौर पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, तो पॉलिटिक्स क्या है, डायनेमिक सब्जेक्ट होता है, बदलता रहता है। आज अगर आपने फंडामेंटल राइट ये पढ़ा तो कल ये चेंज भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो चीज आज ऐसी है तो ये हमेशा रहेगी, साइंस में रहता है ऐसा, मैथमेटिक्स में रहता है कि 2 + 2 मतलब 4, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहता है, इसलिए इसको साइंस नहीं मानते, इसलिए इसको आर्ट मानते हैं। ठीक है, एसएसटीज में जितने सब्जेक्ट्स हैं ये साइंस नहीं है, ये आर्ट्स है, ये यूनिवर्सल नहीं है, इनके कोई लॉज नहीं है, ये एक जगह ऐसे नहीं कि जो पहले थे वो आज भी वैसे ही है। आज देखो, एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आज मान लो हमारे देश में लॉ नहीं है, क्या लॉ नहीं है, कि कोई भी सड़क पे बाइक लेके जाता है और उसने अगर हेलमेट नहीं पहना है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, ये लॉ नहीं बना है। तो कोई भी हेलमेट नहीं पहनेगा, ठीक है। तो आज अगर कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा है तो कोई जुर्माना नहीं लग रहा, लेकिन आज से 10 साल बाद अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना और लॉ बन चुका है कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दिख गया तो उससे 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपए का, और 10 साल की जेल हो जाएगी। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 साल का जुर्माना सजा हो जाएगी, 10 साल 10,000 का जुर्माना हो जाएगा। तब आप देखो कि ये चीजें चेंज कैसे हो गई। आज आप खुले बिना हेलमेट के जा रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद ये रोक टोक हो गई स्टार्ट। तो चीजें चेंज होती हैं, स्लाइटली बदल जाती हैं चीजें, ये पॉलिटिक्स में ही होता है। इसलिए करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर को रीड करना अच्छा होता है बच्चों। अगर आप फ्यूचर में भी आईएएस की तैयारी करोगे, कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है, उसमें भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होना चाहिए। आप 9th क्लास के बच्चे हो, आपकी एज 13 to 14 के आसपास है और आप समझदार हो चुके हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये मेरी सलाह है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का क्या है, एक विद्यार्थी भी हूँ, एक टीचर भी हूँ। तो मेरी सलाह है एक मेंटोर के रूप में, और मेरा उद्देश्य क्या है, एंजॉय द सब्जेक्ट, इससे मैं आपको एंजॉयमेंट के फॉर्म में लेकर के जा पाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो और न्यूज़ देखो और उससे कहीं नहीं कनेक्ट करो अपने टॉपिक को। ठीक है, तो ये हमारा 5th चैप्टर है, और लास्ट में इसमें हम एक और बात पढ़ेंगे, अधिकारों का उपयोग, राइट्स इन प्रैक्टिस। ठीक है, किस तरीके से इनको हम प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल में डिस्कशन हमारी अगली 5 क्लास जो आएंगी ना, पहली क्लास आएगी फर्स्ट, ऐसी दूसरी फिर सेकंड पे आएगी, तीसरी फिर थर्ड पे आएगी, चौथी फिर 4th चैप्टर पे आएगी, और 5वीं क्लास आएगी 5th चैप्टर पे। तो ऐसी 5 क्लासेस आने वाली हैं, इसलिए आप ईटीएस से जुड़े रहिए और अपना कहीं ना कहीं एक समय जो है ना सही जगह लगाइए। ईटीएस आपको वैल्यूएबल कंटेंट देगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सलाह दूंगा, मैं एज अ आपका एक दोस्त, एक आपका कहीं ना कहीं भाई, बड़ा भाई होने के नाते बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि आपके कुछ लर्निंग के गोल होने चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करो तो ऐसे सिर्फ किताब रटने पे फोकस मत करो। कभी भी किताब रटोगे ना, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने अभी इतने बड़े बड़े एग्जाम्स आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, आईआईटी जेई से लेकर के फिर यूपीएससी वगैरह, और बड़ी बड़ी कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो वहां पे भी एग्जाम से आपको डील करना ही पड़ेगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, ना कि रटने पे। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, स्टडी करो, स्टडी करो। और आपको नॉट जस्ट रीडिंग द बुक, आपको सिर्फ रीड नहीं करना है बुक को, सिर्फ रीड नहीं करना, वही मैंने बोला ना, अंडरस्टैंड करना है, ये मेरी सलाह है। ठीक है, ये मेरा एडवाइस है आपको कि अंडरस्टैंड पे फोकस करना है, हैबिट बनाओ अपनी थिंकिंग की, क्वेश्चनिंग की और अंडरस्टैंडिंग की।
अगर आपने ये हैबिट बिल्ड कर ली अपने अंदर थिंक करने की, ओवर थिंक नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, थिंक मतलब एक क्वालिटी ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, बेस्ट है होता है ये, ठीक है। एक सिस्टमैटिक ढंग से एक बैलेंस वे में आप करो, ठीक है, थिंकिंग करो। ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि नहीं मोदी जी ने ये कैसा गलत काम कर दिया, राहुल गांधी ने ये कैसा गलत काम कर दिया, थिंक आप ओवर थिंक कर रहे हो, टेंशन में चलेगा, ये नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स आपको ओवर थिंक में भी ले जा सकती है, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको जब भी स्टडी करना है तो क्वेश्चनिंग का फॉर्म यूज करो। आप अपने आसपास जो थोड़े समझदार लोग हैं उनसे पूछो, भैया ऐसा क्यों हो रहा है, पापा ऐसा क्यों हो रहा है, अंकल ऐसा क्यों हो रहा है, मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो ऐसा क्वेश्चनिंग का फॉर्म। हमारा ग्रुप बनेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, मैं खुद उसका आंसर दूंगा। कुछ दिनों बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मुझसे और आप उसमें अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। लास्ट सबसे महत्वपूर्ण है लिव डेमोक्रेसी। जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसको जियो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इवन मैथमेटिक्स भी आप जी सकते हो। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मान लो आप आपको कोई मान लो एडिशन सीखना है, तो आप जैसे दो दो प्लस चार होते हैं, तो दो आदमी दिखे, ये दो आदमी दिखे, तो दोनों मिला के कितने हो गए, चार हो गए, तो उसको जी रहे हैं हम, है ना। तो वही आप पॉलिटी के साथ भी कर सकते हो। अभी आपकी जो 9th क्लास की बुक है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो डेमोक्रेसी को जियो। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल कैसे जी सकते हो। घर में आप कोई भी फैसला लेते हो, घर में हम मम्मी पापा कोई फैसला लेते हैं, तो वो क्या सभी मेंबर से पूछते हैं, या घर में जो भी मुखिया है, हेड है, आपके घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, सबसे ओल्ड है, क्या वो कोई भी डिसीजन लेता है तो वो सबसे पूछता है क्या, या वो अकेले ही फैसला ले लेता है? अगर वो सबसे पूछ करके फैसला लेता है अल्टीमेटली, तो वहां उस घर में क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। अगर किसी से नहीं पूछा उसने और खुद ही मनमाने ढंग से फैसला कर लिया, तो वो क्या होगी, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंडीशन बन जाएगी, तो उस घर में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये क्या है, जीना होता है एक प्रकार से डेमोक्रेटिक तरीके से। तो मैं कह रहा हूं कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो भी बुक्स पढ़ो, जो भी आइडियोलॉजी पढ़ो, जो भी पॉइंट पढ़ो, उसमें आप जियो तो बहुत अच्छे से आप लर्न कर पाओगे। लर्निंग बहुत जरूरी हो, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, है ना। नॉट जस्ट स्टडी टू लिव डेमोक्रेसी, आपको लिव उसमें कहीं ना कहीं जीना पड़ेगा। जो भी चीज पढ़ोगे तो उसमें जीना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं ऐसा बाहरी तौर पे रटने का कोई जरूरत नहीं है वहां पे कि सिर्फ रट लिया, स्टडी कर ली, बस मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको वहां पे डेमोक्रेसी या कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक, इक्वालिटी, आपको सोशल जस्टिस, इन सबको फील करना पड़ेगा, लिव करना, इसको जीना पड़ेगा। ओके, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। वन यूनिक टीचिंग अप्रोच, हमारा अनोखा पढ़ाने का तरीका। देखो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आप बोलोगे सर हम आपकी क्लासेस क्यों देखें 9th क्लास की, ऑलरेडी इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, ऑलरेडी इतने बड़े बड़े वेल प्रोफेशनल एजुकेटर्स हैं, हम आपको क्यों फॉलो करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे फॉलो करें, बट मैं कुछ ऐसी खास बातें बोलूंगा, अगर वो आपको सही लगती है कि ये मेरे काम का हो सकता है, तभी मुझे फॉलो करना। कि सर इस अप्रोच के साथ पढ़ा रहे हैं, ये मेरे लिए ही बनी है अप्रोच, तो ही पढ़ना बच्चों। क्योंकि देखो मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग तरीका होगा जिस वजह से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको उनका पसंद आ रहा है अदर एजुकेटर्स का, बिल्कुल उनको फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अलग तरीका क्या हो सकता है, देखो अलग तरीका ये है कि हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे, नॉट मेमोराइज। अब ये चीज तो देखो हर एक टीचर करवाता है, देखो आप लोग बोलोगे ये तो सब टीचर करवाते हैं। यहाँ पे हम जो आगे के पॉइंट्स में आपको बताऊंगा उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि अंडरस्टैंड भी नॉर्मल अंडरस्टैंड नहीं होता है, एक सिस्टमेटिक अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि आज तो अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन मैं एक हफ्ते बाद पूछूं तो बस गायब, गोल हो गया, भूल गए हम, रिवीजन करना पड़ेगा, वो अंडरस्टैंड नहीं। वो अंडरस्टैंड जैसे आप मूवी देखते हो थिएटर में जाके, तो वो आप एक साल बाद भी पूछ लो ना कि उस मूवी में कौन सा एक्टर था, उसमें कौन लीड रोल में था, उसमें कौन विलेन था, तो आपको याद रहता है क्योंकि आपने अंडरस्टैंड किया, फील किया अंदर से, गहराई से, डेप्थ में जा करके। तो वो चीज अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। कैसे होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। एक्टिविटी बेस्ड क्या है, आपके आसपास कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जो भी 9th क्लास में पढ़ेंगे, उनके साथ एक्टिविटी, हम आपको कुछ टास्क देंगे, मैं आपको कुछ टास्क दूंगा जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करना है, उनको बताना है कि कैसे कैसे हमें चीजें करना है। आपकी बुक में एनसीईआरटी की 9th क्लास में कितने सारे टास्क दे रखे हैं कि आप ये करो वो करो, तो वो आप करोगे ना तो बहुत ज्यादा आपकी लर्निंग्स अच्छे से क्या है इंप्रूव हो जाएंगी। आपको डिस्कशन बहुत करना है, जो भी टॉपिक पढ़ो ना, अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार में कोई भी मेंबर होगा सबसे डिस्कशन करो।
और मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी से नहीं कर पा रहा हो तो हमारा एक ग्रुप है, मेरा खुद का कांटेक्ट भी है, उसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें आप मेरे से खुद से डिस्कशन कर सकते हो, मेरे खुद से डिबेट कर सकते हो, आसपास के बच्चों से। हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आपके जैसे और भी बच्चे होंगे, आप उनसे डिबेट डिस्कशन करो। हम एक जूम मीटिंग भी रखा करेंगे, गूगल मीटिंग भी रखा करेंगे, जिसमें सब बच्चे सामने आकर के डिबेट डिस्कशन करेंगे। सबको टॉपिक डिसाइड होंगे, सबको टॉपिक दिए जाएंगे, ये बच्चे इनका एक ग्रुप बनेगा, इनका एक ग्रुप बनेगा, इनको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, इनको कुछ टॉपिक मिलेंगे, फिर एक दूसरे से डिबेट डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा एक तरीका होगा। देखो, ये मेरे यूनिक तरीके हैं। ये मैंने यूनिक इसलिए बनाए क्योंकि बाकी टीचर्स ये नहीं कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे अनोखे तरीके हैं। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि शायद ये बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि अनोखे। अगर सभी बच्चों को ये ठीक नहीं लगता तो है ना, वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन जिन बच्चों को ये अच्छा लगेगा, मजेदार लगेगा, वो फॉलो करेंगे, उनको इसका फायदा भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। हमारा एक ग्रुप होगा ना सेपरेट, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हम इसको ग्रुप बनाएंगे, जिसमें सभी बच्चे हमसे जुड़ेंगे। स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले, कहानी और अभिनय से सीख। आपको हमारा जो ग्रुप होगा, डिस्कशन होगा, उसमें एक रोल दिया जाएगा, आपको वहां पे स्टोरी बतानी पड़ेगी। आपको क्या पता हम प्रधानमंत्री का रोल दे दें, आपको राष्ट्रपति का रोल दे दें। ठीक है, तो ये डिस्कशन भी हमारा इसमें होगा। इसका विजुअल लर्निंग, ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको क्लास में ही कुछ बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा। मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा कम रहेगा लेकिन चार्ट्स बहुत रहेंगे, कार्टून्स ऐसे फॉर्म में बने रहेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी बने हुए कार्टून्स। ठीक है, और साथ में मैप्स। मैप्स जैसे कि आप यहाँ पे अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ एक मैप, जैसे मैप्स में आपको बताऊंगा, चित्र नक्शे कार्टून से आपको सिखाऊंगा। थिंक क्रिटिकली, ये चीज मैं करवाऊंगा कि आप सोचो, बहुत ही क्रिटिकली तरीके से सोचो। कैसे? आप उसमें सवाल पूछने वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हो, है ना। डायलेक्टिकल मेथड, आपको पता है सुकरात जो थे, ग्रीक के एक बहुत महान विचारक थे, थिंकर थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, मतलब बहुत ज्ञानी विद्वान थे सुकरात। तो वो क्या करते थे, वो किसी व्यक्ति से डिस्कशन करते थे, बहुत ज्ञानी जो होता था उनके आसपास, बोलते थे तुम ज्ञानी हो, मतलब बहुत विद्वान हो तुम। तो वो बोलता था हाँ मैं बहुत विद्वान हूँ। तो उससे पूछते थे कोई प्रश्न, अगर उसने आंसर दे दिया तो फिर उससे उसका भी एक काउंटर क्वेश्चन करते थे, उसने भी उसका आंसर दे दिया, फिर उस पे भी काउंटर कर दिया। तो मतलब प्रश्न इतने पूछते थे कि अंतिम उस पे आंसर वो कर ही नहीं पाता था, जो विद्वान व्यक्ति होता था। तो काउंटर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपकी लर्निंग, जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसके पूरा का पूरा आप गहराई से ज्ञान जो उसका है ना, वो आप अपने अंदर भीतर भर सकते हो। उसका जो भी नॉलेज का लेवल है वो आप जान सकते हो, साथ में अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर सकते हो, बढ़ोतरी कर सकते हो। ठीक है, और इससे कोई बेस्ट मतलब तरीका हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो जितना ज्यादा आप क्रिटिकली क्वेश्चंस करोगे, डिबेट डिस्कशन करोगे और डायलेक्टिकल मेथड यूज करोगे, मतलब क्वेश्चन करना, फिर उस पर भी काउंटर क्वेश्चन करना, फिर आंसर दे दिया फिर काउंटर क्वेश्चन करो, फिर आंसर दे दिया फिर काउंटर क्वेश्चन करो, ये तरीका बहुत बेस्ट होता है। उसके बाद फिर एक मेरा ये जो अनोखा तरीका, वो एक खास तौर पे ये भी होगा कि मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो इंस्टेंट इंस्टेंट क्लास में ही उसमें एक क्वेश्चंस भी रखूंगा। उस टॉपिक के बाद एक दो स्लाइड के बाद एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हर टॉपिक के बाद आपको 3 से 5 सवाल मैं पूछूंगा और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में होमवर्क भी दूंगा, ऐसा नहीं कि यूट्यूब है तो होमवर्क नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी होमवर्क दूंगा मैं। आपको एमसीक्यूज दूंगा, एनालिटिकल टाइप की कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस को आपको लिख करके, आपको एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर पीडीएफ फोटो वो सब शेयर करके आपको आंसर भेजना पड़ेगा। साथ में आप एमसीक्यू के आप ऑप्शंस के आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, तो वो सब भी हम आपको कराएंगे। हर एक टॉपिक, हर एक लेक्चर के बाद ये आपसे होमवर्क करवाया जाएगा। तो इससे आपकी प्रिपरेशन कितनी बेस्ट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आप अपनी 9th क्लास में टॉप नहीं कर पाओ, बहुत अच्छे से आप टॉप भी कर सकते हो और आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में बोनस तरीके से मैं आपको एक बात बोलूंगा, जैसे ये इस तरीके के मैप हम क्लास में डालेंगे, मतलब इससे भी बहुत अच्छे मैप डालेंगे। ये तो मैंने अभी स्लाइड में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया कि इस तरीके का होगा। जैसे आप मान लो आपको पता करना है दुनिया के कौन कौन से देश डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक वाला डिस्कशन होगा आगे क्लास में। तो हु इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक, कौन है सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक? देखो रेड कलर वाले सबसे कम डेमोक्रेटिक है, ये देखो चाइना भी बहुत कम डेमोक्रेटिक है, रशिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे रशिया है, यानी रूस जिसको बोलते हैं, ये देखो चाइना है यहाँ पे, ये देखो इंडिया है यहाँ पे, ये देखो सऊदी अरब हो गया, ये देखो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं है। जो रेड कलर में है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, और जो ग्रीन कलर में है ये डेमोक्रेटिक है।
ये क्या है, डेमोक्रेटिक है और ये नॉन डेमोक्रेटिक है। जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और उसके बाद ये ब्रिटेन वगैरह देख लो आप, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, ये क्या है, डेमोक्रेटिक है। जो डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, रेड कलर में। अब आप देखो यहाँ पे इंडिया का, हमने यहाँ पे क्या रखा है, इंडिया का, यहाँ पे इंडिया का इन्होंने व्हाइट रखा है। तो इंडिया की सिचुएशन थोड़ा सा वैसी है कि वो कंप्लीटली उतना डेमोक्रेटिक भी नहीं है और नॉन डेमोक्रेटिक भी नहीं है। मैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली यही तो बात है, पॉलिटी की यही तो बात है, क्योंकि ये डायनेमिक सब्जेक्ट बहुत है, ठीक है। अब देखो मैं बात ये बोल रहा हूँ कि अगर आज की सिचुएशन आप समझोगे तो हम बहुत अच्छे से डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, लेकिन एक समय में बीच बीच में ऐसी कुछ परिस्थितियां आई हैं जहाँ पे हम नॉन डेमोक्रेटिक भी हो गए हैं, कहीं आपातकाल लग गया है, कहीं और बुरी परिस्थितियां बन गई हैं। तो उस आधार पे देखें तो भारत दोनों कंडीशन में रहा है, डेमोक्रेटिक भी रहा है, नॉन डेमोक्रेटिक भी रहा है। वो बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कब नॉन डेमोक्रेटिक रहा है, कब डेमोक्रेटिक रहा है। जब आप पूरा फील कर लोगे कि भारत में भी कुछ बुरी स्थितियां बन गई थी, तो आपको वाकई समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कि पॉलिटिकल जो सिनारियो है बदलते रहते हैं, ठीक है। अगली जो बोनस वाली बात जो थी वो क्या थी, वो ये है, कुछ खास बोनस बातें यानी जो मैं अपनी अपनी इस क्लास में आपको बिल्कुल मैंडेटरी कंपलसरी फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा ही, वो है हिंदी और इंग्लिश में हमारी क्लास होगी। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं लेना है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं लेना है, सीबीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश सभी मीडियम्स में होंगी, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक्टिविटी बेस्ड स्लाइड होंगी। कोई भी स्लाइड में आपको ऐसा मतलब फील ही नहीं होगा कि कंटेंट कंटेंट भर दिया है, उसमें बहुत ही शार्प और बहुत ही टू द पॉइंट, इन शॉर्ट तरीके से आपको कंटेंट दिया जाएगा, उसका एनालाइज किया जाएगा, उसमें भी एक्टिविटी बेस्ड, जैसे क्विज के फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपको है ना कंटेंट या समझाने का जो काम है वो किया जाएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, ये तो हमने बता ही दिया आपको। केस स्टडीज, रियल एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे मैं आपको क्या करूंगा, कहीं मैं आपको इंदिरा गांधी के एग्जाम्पल दूंगा, कहीं मैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का एग्जाम्पल दूंगा, कहीं हम वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बताएंगे, कहीं हम राष्ट्रपति जो हमारी अभी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके बारे में बताऊंगा। कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी, केस स्टडीज करेंगे हम। दुनिया में जैसे बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये बातें क्या होंगी, हमारी स्टोरी के फॉर्म में, केस स्टडीज के फॉर्म में आपके सामने आएंगी। लास्ट में करंट अफेयर, मैं करंट से लिंक कराऊंगा कि अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मोदी जी वहां पे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे होंगी। और यहाँ पे एक देखो, इमेजेस, मैप, आइकन्स, ये इस तरीके के इमेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर एक स्लाइड में। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इस पूरे डिस्कशन में, आपके इस पूरे मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे साल भर जो 5 चैप्टर आपके इस पॉलिटी के होने वाले हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, उनको रिवाइज करवाऊंगा, उस पर पीवाईक्यू के आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें टेस्ट लूंगा, और जो एमसीक्यू बेसिस पे भी होंगे, एनालिटिकल फॉर्म में भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये जो एक टाइम होने वाला है, एक एक पूरी पूरी सीरीज होने वाली है, उसमें आप कहीं ना कहीं क्या है, इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो अगले 5 चैप्टर पर, बाकी की जो 5 चैप्टर अब होने वाले हैं इस क्लास 9th की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके जो 5 चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, उसके 5 चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से अगली क्लास में लेकर के आने वाला हूँ। तो थैंक यू बच्चों, आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।